बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए, सलाम दिया, सलाम का जवाब देना आप सबका फर्ज है, और जो बच्चा सलाम का जवाब नहीं देता वो क्लास में एक्टिव भी नहीं होता। तो बात यह कि हमने क्लास में क्या होकर बैठना है? एक्टिव लिसनर होकर बैठना है, अटेंटिव होकर बैठना है। स्पॉन्टेनियसली किसी बच्चे से कोई सवाल हो सकता है, जो चीज़ पढ़ा रहा हूँगा उसी में से सवाल होगा कि भाई ये जो भी बात की है इसमें हमने क्या बात की, आप एक्सप्लेन करें। तो जो बच्चा एक्टिव माइंड के साथ नहीं बैठेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है पास होने की। कुछ मैं क्राइटेरियाज दूंगा आज इंशाल्लाह आपको, वो जो बच्चा उस क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा इंशाल्लाह उस बच्चे के 95% चांस होंगे पास होने के इंशाल्लाह। अगर आप पिछले रिजल्ट उठा के देखेंगे, मैंने दो सेशन पढ़ाए हैं, जिन बच्चों को मैंने कहा था ये क्राइटेरिया फुलफिल करें वो सारे पास हो गए थे। तो जनाब स्टार्ट करते हैं हम आज अपना फर्स्ट लेक्चर। आज हम जो डिस्कशन करनी है वो करनी है कैफ 8 के बारे में, ऑडिट एंड एश्योरेंस। नॉर्मली कोई भी टीचर आता है उस अपना इंट्रोडक्शन कराते हैं, इंट्रोडक्शन की बेसिस के ऊपर ही आप क्लास में आके बैठे हैं। तो मेरा ख्याल है मुझे ब्रीफ इंट्रोडक्शन अपना करा देना चाहिए कि मेरा एक्सपीरियंस क्या है और किस किस स्टेजेस के थ्रू गुजर के मैं कहाँ तक पहुँचा हूँ। बाय नेम तो आपको पता ही है, नौशरवान ख्वाजा, मेंबर हूँ आई कैप का, और आर्टिकल्स मेरे KPMG से थे। आफ्टर कंप्लीटिंग माई आर्टिकल्स आई सर्व देयर एज मैनेजर ऑडिट फॉर सम ईयर्स। उसके बाद मुझे लगा कि शायद जो जॉब होती है ये कोई इतनी अच्छी चीज़ नहीं होती, तो जॉब को स्विच करके मैंने प्रैक्टिस में ज्वाइन किया। अब मैं इस वक्त एक कैटेगरी C की फर्म है उसमें ऑडिट का पार्टनर हूँ। अलॉन्ग विद डैट आई एम आल्सो ओवरसीइंग द फाइनेंशियल एडवाइजरी डिपार्टमेंट। आप लोगों ने IFRS का नाम सुना होगा, IFRS आपने पढ़े होंगे। उन IFRS को आपने पढ़ा है, हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। आपने लीजेस पढ़ी होगी कि IFRS 16 लीजेस का स्टैंडर्ड है। हाउ टू अप्लाई दैट स्टैंडर्ड हम उसको प्रैक्टिकली करते हैं। आपने कंसोलिडेशन के स्टैंडर्ड्स पढ़े होंगे, IFRS 3, IFRS 10, हम उसको इंप्लीमेंट करते हैं कि उसको किस तरह से अप्लाई करते हैं। आपने IFRS 15 पढ़ा होगा, रेवेन्यू का स्टैंडर्ड, हम उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं डिफरेंट क्लाइंट्स के ऊपर, डिफरेंट सेक्टर्स के ऊपर, कि वो काम किस तरीके से लेकर चल रहे होते हैं। इसके अलावा कुछ कॉर्पोरेट एडवाइजरी होती है, लाइक जिसमें मर्जर एक्विजिशंस होती हैं, चेंज इन मैनेजमेंट होती है, डायरेक्टर्स के इलेक्शंस होते हैं, डायरेक्टर्स के आपस के मैटर्स होते हैं। और इसके अलावा कुछ एलीट कॉर्पोरेट एडवाइजरी होती है जिसमें अगर आपने वाइंडिंग अप करनी है कंपनी की, इस तरह का कोई काम करना है तो उसके रिलेटेड भी सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं। इन दोनों चीज़ों के अलावा ऑडिट इज़ माय मेन कोर फंक्शन जिसको मैं देखता हूँ, और ऑडिटिंग ही मेरा एक पैशन है। ऑडिट पैशन की वजह से ही पढ़ाता हूँ। मैंने आज तक ऑडिट का सब्जेक्ट तैयार किए बगैर पढ़ाया, मतलब मुझे आज फर्स्ट डे है और मैंने कोई लेक्चर, कोई बुक नहीं देखी। मेरा बेटा हॉस्पिटलाइज है, वहाँ से हॉस्पिटल से आया हूँ, डायरेक्ट इधर खड़ा हो गया हूँ, और मैंने कोई चीज़ तैयार किए बगैर पढ़ानी है यहाँ पे आप लोगों को। जो क्वेश्चंस करने हैं अनसीन आपके लिए भी हैं, अनसीन मेरे लिए भी हैं। जितने नए आपके लिए होंगे इतने नए मेरे लिए होंगे। तो जब मैं आपके सामने क्वेश्चन की रीडिंग करूँगा तो आप लोगों को आइडिया होगा कि क्वेश्चन को पढ़ते किस तरीके से। अगर मैं क्वेश्चन तैयार करके आऊँगा तो मैं आंसर प्लान करके आऊँगा, तो फिर मुझे उस तरह सोचने का टाइम रिक्वायर्ड ही नहीं होगा, क्योंकि मुझे तो आंसर पहले ही पता है। आप तो फर्स्ट टाइम पढ़े होंगे, तो जब आपके लिए पढ़ने की बारी आएगी तो आपकी जो लर्निंग होगी वो स्लो होगी, और मेरी लर्निंग बहुत आगे जा चुकी होगी। एक तो ऑलरेडी क्वालिफाइड पढ़ चुका हूँ, दूसरा मैं तैयार करके आया हूँ, तो फिर इस वजह से मेरा जो टाइम है उस चीज़ को समझने का वो डिफरेंट होगा, और आप लोगों का टाइम क्या होगा, डिफरेंट होगा। उससे क्या नुकसान होता है कि बच्चे जो होते हैं वो पीछे रह जाते हैं और टीचर अपनी पेस में आगे चला जाता है। ऑडिट एंड एश्योरेंस ये सब्जेक्ट आखिर पे क्यों रखा गया? कोई बच्चा बताए जी। जी, हंसना नहीं है, हंस गए तो फंस गए। अब बताएं फिर ऑडिट का सब्जेक्ट आखिर पे क्यों रखा गया जी? डायरेक्ट कनेक्शन क्या हो जाएगा जी? जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंप्लीट हो जाती हैं R1 R2 में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमने बनानी सीख ली हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमने बनानी सीख ली हैं। अच्छा, इसकी एग्जांपल इस तरह से लेते हैं कि अगर आज एक पिज़्ज़ा बनता है
पिज्जा की एक रेसिपी है, आप शेफ नहीं है, आप सारे शेफ नहीं है, आपको मैं कहूं कि इस पिज्जा को एवेलुएट करें कि ये रेसिपी के मुताबिक बना है या नहीं बना, तो क्या आप एवेलुएट कर सकते हैं? मिलके बोले कर सकते हैं एवेलुएट? नहीं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपके पास उसकी रेसिपी को इंप्लीमेंट करने का तरीकाकार ही नहीं पता, आप उसको किस तरह से अप्लाई करेंगे? यू कांट डू इट। ऑन द अदर हैंड, मैंने पहले 15 डेज की क्लासेस में आपको पिज्जा बनाना सिखाया, उसके बाद मैंने हर रेस्टोरेंट पे आप लोगों को भेज दिया, मैंने कहा जी जाएं आप और जाके हर रेस्टोरेंट पे जो पिज्जा बन रहा है उसकी रेसिपी को ऑडिट करके हैं। अब आप इस पोजीशन में हैं कि आप ये चेक कर सकते हैं कि डो का साइज कितना होना चाहिए। अगर मैंने 16 इंचेस का पिज्जा बनाना तो उसमें कितना मैंने वो डो लेनी है, कितना चिकन की क्वांटिटी लेनी है, कितनी बारबेक्यू सॉस लेनी है, कितने थाइम, वो जो डिफरेंट किस्म के इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो कितने कितने लेने हैं। क्यों? आपको पहले उस चीज के बारे में पता है। कैफ 1 से लेकर कैफ 7 तक और इवन इंक्लूडिंग पीआरसी, आप मैनेजमेंट फंक्शन के पॉइंट ऑफ से चीजों को देखते हैं। आपका ऑब्जेक्टिव क्या था कि भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना सीख लें। आपने जर्नल एंट्री पोस्ट करना सीखी, जर्नल एंट्री से ट्रायल बैलेंस, जर्नल लेजर को अपडेट करना सीखा, जर्नल लेजर से आपने ट्रायल बैलेंस को अपडेट करना सीखा, ट्रायल बैलेंस के साथ आपने विदाउट एडजस्टमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना सीखी, फिर आपने विद एडजस्टमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाना सीखा, फिर आपने रिपोर्टिंग इंप्लीकेशंस भी देख ली FAR 2 के अंदर, जिन बच्चों ने पढ़ी है या पढ़ने हैं, फिर आपने डिस्क्लोजर भी बनाना सीख लिए, एंड एट द एंड यू आर इन द पोजीशन टू एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आज आप इस पोजीशन के ऊपर हैं कि आप उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज कर सकते हैं। अगर ऑडिट का सब्जेक्ट शुरू में रख दिया जाता तो आपको नहीं पता था कि जो IFRS 3 है या I16 है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के मुताबिक कौन कौन सी कॉस्ट को कैपिटलाइज करना है। IAS 2 के मुताबिक जो NRV की कैलकुलेशन होती है उसको किस तरह से टेस्ट करना है, बिकॉज यू डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस और द प्रायर नॉलेज दैट हाउ टू इवैल्यूएट द इन्वेंट्री और द प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। तो आपके लिए उस चीज को मैनेज करना क्या हो जाता? मुश्किल हो जाता। ऑडिट की एग्जांपल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हट के हम जरा इवैल्यूएट करते हैं। आप में से किसी बच्चे को एक्सपीरियंस हो कोई सेकंड हैंड गाड़ी परचेज करने का, या किसी को बाय करते देखा हो आपने सेकंड हैंड गाड़ी परचेज करने से पहले? देखा तो हो गई आप लोगों ने। हमें अब एग्जांपल लेता हूं, आप सब ने गाड़ी परचेज करनी है, आप सबके पास एक बजट है, आप क्या करेंगे? सेकंड हैंड गाड़ी लेनी है आपने, जी मिस आप क्या करेंगी? गाड़ी को आप कर सकती हैं चेक, आप में से कर सकती हैं? नहीं कर सकती? नहीं कर सकती? कर सकती हैं? नहीं? हाँ जी, गाड़ी चेक कर सकते हो। गाड़ी को चेक करने के क्या पैरामीटर्स होते हैं? बेसिक चेक कर सकते हैं। हाँ जी, गाड़ी को चेक करने के पैरामीटर्स क्या होते हैं? हाँ जी, आप बता दें। भजन आपसे बात करो, क्या बेसिक्स होती हैं? आपको क्या पता कि गाड़ी का टायर की कंडीशन क्या है, गाड़ी के जो इंजन है उसकी कंडीशन क्या है, थ्रॉटल उसका ठीक है या नहीं है, फ्यूल की एफिशिएंसी की ठीक है या नहीं है? आपको पता है? नहीं। क्या करेंगे? आप जाएंगे पार्क व्हील्स पे, वहां से एक एक्सपर्ट हायर करेंगे, उसको सर्टन 2500 3000 4000 अमाउंट देंगे, वो बंदा आपके साथ आएगा, आपको आके गाड़ी को क्या करेगा? पहले देखेगा, गाड़ी को पहले जाके पूरा देखेगा कि कहीं से पेंट तो नहीं हुआ हुआ। अच्छा, फिर वो गाड़ी की डिग्गी खोलेगा, साइडों से निकाल के देखेगा कहीं गाड़ी लगी हुई तो नहीं है पीछे से। जब गाड़ी लगी होगी तो अंदर से उसकी जो फ्रेम है वो रस्ट लग चुका होगा। फिर वो क्या करेगा? आगे बोनट खोलेगा, इंजन की कंडीशन देखेगा, ऑयल चेक करेगा, फ्यूल की एवरेज चेक करेगा, फिर उसके बाद उसको डिफरेंट ट्राई देखकर चेक करेगा कि गाड़ी ठीक तरीके से फंक्शनिंग कर रही है या नहीं कर रही, गाड़ी का कंप्यूटराइज सिस्टम ठीक है या नहीं है, वो सारे काम करेगा। क्यों? क्योंकि ही इज एक्सपर्ट इन दैट एरिया, आप एक्सपर्ट नहीं है। अच्छा, उसने क्या किया? उसने गाड़ी चेक की, उसके बाद एक आपको क्या दे दी? इंस्पेक्शन रिपोर्ट दे दी। आपने उस इंस्पेक्शन रिपोर्ट को पढ़ा, उसमें उसने बता दिया कि ये 4 फैक्टर्स ठीक हैं, ये 4 फैक्टर्स में इंप्रूवमेंट की जरूरत है, ये 4 फैक्टर्स में आपको टायर चेंज कराने पड़ेंगे, ये एडिशनल खर्चे आपको आएंगे। आपने फिर बैठ के एनालाइज किया, इवैल्यूएट किया, एंड देन यू मेड द डिसीजन दैट वेदर यू हैव टू बाय दिस कार और नॉट। अब देखें, आपके पास 2 ऑप्शन थी। आप जाते, आप गाड़ी को खुद देखते, गाड़ी को देखने के बाद आप डिसीजन कर लेते। नंबर 1 ऑप्शन। पहली ऑप्शन क्या है जी? कि आप गाड़ी को बाय कर रहे हैं विदाउट इंस्पेक्शन बाय एक्सपर्ट।
और दूसरे नंबर पे क्या है जी, विद इंस्पेक्शन बाय एक्सपर्ट। अब बताएं आपके लिए कॉन्फिडेंस लेवल किस में ज्यादा है, वन में या ज्यादा? इसमें कॉन्फिडेंस लेवल ज्यादा है, इसमें कॉन्फिडेंस लेवल कम है। अगर एक गाड़ी जो वन टाइम ट्रांजैक्शन है, जिसके ऊपर एक बड़ी अमाउंट भी नहीं लगती, उसके अंदर आपको कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने के लिए किसी एक्सपर्ट की जरूरत पड़ रही है, तो मुझे बताएं कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, इसकी क्रेडिबिलिटी के लिए क्या किसी एक्सपर्ट की जरूरत नहीं होगी? अच्छा, क्यों जरूरत होगी? आप देखें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके लिए बनाए जाते हैं? शेयर होल्डर्स के लिए बनाए जाते हैं, इन्वेस्टर्स के लिए बनाए जाते हैं, और फाइनेंसर्स, बैंकर्स के लिए बनाए जाते हैं, यूजर्स के लिए बनाए जाते हैं। आप एक चीज बताएं, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मुझे एक चीज बताएं, जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, क्या वो कंपनी के बिजनेस को डायरेक्टली खुद मैनेज कर रहे होते हैं? उस कंपनी के बिजनेस को मैनेज करने के लिए उन्होंने क्या रखा होता है आगे? सबसे ऊपर क्या होते हैं जी? अब देखें कि एक बंदा है जिसका काम सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना है। मैं आता हूं, मैंने एक कंपनी देखी, उस कंपनी के शेयर बाय कर लिए। हफ्ते बाद मैं सऊदी अरेबिया गया, वहां पे एक कंपनी की मैंने अप्रेजल की और मैंने उसमें भी इन्वेस्टमेंट कर ली। 2 हफ्तों के बाद मैं यूएई गया, वहां पे भी मैंने कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर ली। कुछ अर्से के बाद मैं कनाडा में गया, तो मैं वहां पे एक कंपनी को वैल्यूएट किया, मैंने उसमें भी इन्वेस्टमेंट कर ली। अब एट द सिमिलर टाइम आई एम वर्किंग और मेकिंग द इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, यूएई एंड द कनाडा। And the meanwhile, sometime I am in Pakistan, in Saudi Arabia, UAE और कनाडा। तो मेरी जो टाइम स्केड्यूल है वो अपोर्शन्ड हो गया है टू द डिफरेंट कंट्रीज। तो मैं तो एबल ही नहीं हूं कंपनी के ऑपरेशंस को देखने के लिए, मैं तो कंपनी के ऑपरेशंस को देख ही नहीं सकता। तो व्हाट आई कैन डू, मैं यहां पे इन अपने शेयर होल्डर्स की रिप्रेजेंटेशन के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर देता हूं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अब जाहिर बात है कंपनी स्मॉल बिजनेस है, छोटी कंपनी है जिसमें है ही 1-2 शेयर होल्डर्स, उन 1-2 में से एक डायरेक्टर बन जाएगा, एक नहीं बनेगा, या उससे दोनों डायरेक्टर्स बन जाए, डिपेंडिंग अपॉन द लीगल रिक्वायरमेंट एंड लीगल स्ट्रक्चर एज वेल। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ एक बंदा और भी होता है, उसको क्या कहा जाता है जी? सीईओ। या ये बेटा मोबाइल को तो बंद रखें। सीईओ, सीईओ के नीचे पूरी टीम होती है। सीईओ के नीचे कौन कौन होता है जी? लाजमी नहीं है सीएफओ, बाकी भी लोग होते हैं। प्रोडक्शन का हेड होता है, प्रोडक्शन हेड, सेल्स एंड मार्केटिंग का हेड, फिर आपका सप्लाई चेन, फिर आपका एचआर, फिर आपका अकाउंट्स एंड फाइनेंस। अब ये अकाउंट एंड फाइनेंस को हेड कौन कर रहा होता है? सीएफओ। सीएफओ के नीचे कौन होता है? सीनियर मैनेजर। सीनियर मैनेजर के नीचे कौन होता है? मैनेजर। मैनेजर के नीचे कौन होता है? असिस्टेंट मैनेजर। असिस्टेंट मैनेजर के नीचे कौन होता है? जूनियर ऑफिसर। जूनियर ऑफिसर क्या करता है? एक एंट्री पोस्ट करता है। जूनियर ऑफिसर ने क्या किया? सिस्टम में एक एंट्री पोस्ट की। एंट्री पोस्ट करने से क्या हुआ? आपका जेवी पोस्ट हुई। जेवी से क्या बना? जीएल। जीएल से क्या बना? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस से क्या बना? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या चीज? जनरल वॉचर। यार ओ यार जी, तूने एक सवाल क्या कर दिया भाई? यह सवाल करना बनता था जेवी वाला, बनता था सवाल। ओ भाई, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पास किए? नहीं की, कर ली है ना? शक्लों पे लिखा हुआ नहीं पास हुई। तो जेई होता ना, जेवी का लो, जनरल वॉचर का लो। जनरल वॉचर का जेई होता है, जनरल एंट्री होती है, जेई और जेवी होता है। चलो यार जेवी, मैं यार सॉरी यार, मैं नहीं यार सॉरी यार, नहीं यार। जे ई फॉर एलिफेंट, जनरल एंट्री। ठीक है जी। अच्छा, देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन गए। अब यहां पे कुछ काम जूनियर ऑफिसर ने किए, कुछ काम असिस्टेंट मैनेजर ने किए, कुछ काम मैनेजर ने किए, कुछ काम सीनियर मैनेजर ने किए, एंड अल्टीमेटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर रिव्यूड बाय द सीएफओ।
सीएफओ के रिव्यू के बाद वो प्रेजेंट हुए सीईओ को और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूव किया तो उसके बाद किसके पास गए? शेयर होल्डर के पास। आप लोगों ने कंपनी लॉ पढ़ लिए? नहीं पढ़ा। कंपनी लॉ में ये बातें आप पढ़ेंगे, ठीक है जी। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रिपरेशन का क्या होता है? एक मैकेनिज्म होता है। अब देखें, अब यहां पे शेयर होल्डर के पास जो इंफॉर्मेशन पहुंची है वो कितने स्टेप्स के बाद पहुंची? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। 8वें नंबर पे जाके एक इंफॉर्मेशन शेयर होल्डर के पास पहुंची। मैं यहां पे इसके कान में कोई बात करता हूं, मैं गारंटी देता हूं कि 10वें बंदे तक जाके वो बात का मीनिंग क्या हो जाएगा? मुख्तलिफ हो जाएगा। अब अगर एक यहां पे काम हो रहा है तो इस बंदे की हम क्रेडिट किसके लिए हम काम कर रहे हैं? शेयर होल्डर काम कर रहे हैं। तो क्या ये सिंपल इस तरह की बात को मान लेगा कि ये जूनियर ऑफिसर का काम था, असिस्टेंट मैनेजर का काम था, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, सीएफओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, शेयर होल्डर, क्या ये शेयर होल्डर से बात मान लेंगे? हो सकता है कि शेयर होल्डर ने कहा हो सीएफओ को कि अगर आपने कंपनी के प्रॉफिट को अचीव किया तो हम आपको होंडा सिविक लेके देंगे। अब कंपनी के सीएफओ के ज़हन में क्या बात आ रही है? होंडा सिविक। अब सीएफओ साहब चेयर बैठते हैं, होंडा सिविक। थोड़ी देर गुजरती है, आगे जाते हैं, कैंटीन में बैठे हैं, ज़हन में क्या चाह रहा है? होंडा सिविक। शेख चिल्ली वाले ख्यालात। अच्छा, थोड़ी देर गुजरी, उनको पता चला कुछ दिनों के बाद कि हमारे तो कंपनी की सेल्स ही नहीं हुई, कंपनी की सेल ही नहीं हुई। काफी देर सोचो विचार किया उन्होंने, सोचा अच्छा कंपनी की सेल नहीं हुई, प्रॉफिट अचीव नहीं हुआ। अच्छा चलो सेल हो गई है, प्रॉफिट अचीव नहीं हुआ। क्यों नहीं अचीव हुआ? एक्सपेंस बहुत ज्यादा है। यार एक काम करते हैं, एक काम ये करते हैं कि जो नेक्स्ट परचेज हो रही है इसको रिकॉर्ड ही नहीं करते। जो परचेज हो रही है इसको रिकॉर्ड ही नहीं करते। अब बताएं, अगर परचेज को रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो क्या इंपैक्ट आएगा? एक्सपेंस क्या हो गया और लायबिलिटी भी क्या हो गई? कम हो गई। आप देखें, एक्सपेंस कम हो तो प्रॉफिट क्या हो गया? प्रॉफिट जब बढ़ा तो कंपनी को, सीएफओ को क्या नजर आना शुरू हो गई? होंडा सिविक। अच्छा देखें, अगर यहां पे कोई चेक होता, चेक एंड बैलेंस होता, इसके ऊपर एक क्रेडिबिलिटी होती, तो क्या यह काम हो सकता था? नहीं हो सकता था। क्यों नहीं हो सकता था? क्योंकि भाई इसके काम को भी किसी ने रिव्यू करना है। जियो के काम को एएम ने रिव्यू कर लिया, एएम के काम को मैनेजर ने रिव्यू कर लिया, मैनेजर के काम को सीनियर मैनेजर ने रिव्यू कर लिया, सीनियर मैनेजर के काम को सीएफओ ने रिव्यू कर लिया, सीएफओ के काम को कौन रिव्यू करेगा? ऑडिटर। तो बेटा यहां पे भी क्रेडिबिलिटी का जब आता है कि हम जो इंफॉर्मेशन शेयर होल्डर्स तक दे रहे हैं, जो इंफॉर्मेशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दे रहे हैं, वो क्या होनी चाहिए? क्रेडिबल होनी चाहिए। तो जब क्रेडिबिलिटी की बात आती है तो इस काम को करने के लिए कौन आ जाता है जी? ऑडिटर आ जाता है। कौन आ जाता है जी? ऑडिटर आ जाता है। अब ऑडिटर दो तरह के होते हैं, इंटरनल और बेटा बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? पक्की बात है ना? एक कौन सा इंटरनल ऑडिट होता है? इंटरनल। एक होता है एक्सटर्नल। हमारे स्कोप में भी क्या है? एक्सटर्नल। ये 98% हमारे स्कोप में, और 2% हमारे स्कोप में इंटरनल ऑडिट भी है। कितने परसेंट? 2%। 2% इसलिए लिखा है कि हमें इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जब हम एक्सटर्नल ऑडिट कर रहे होंगे तो इंटरनल ऑडिट फंक्शन को किस तरह से हम यूज कर रहे होंगे। तो इसकी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करने के लिए 2% मैंने यहां पे लिखा। यहां तक बात समझ आई आपको या नहीं आई? क्लियर है? कोई प्रॉब्लम यहां तक? अच्छा अब देखें, अब अल्टीमेटली हमने करना क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर हमने क्रेडिबिलिटी को चेक करना है। किसकी क्रेडिबिलिटी को चेक करना है? बेटा थोड़ी सी ना एक बेसिक सी इंट्रोडक्टरी क्लास है, तो इसलिए आपने परेशान नहीं होना कि हम कहाँ से पढ़ रहे हैं, कौन सी बुक इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी कोई बुक नहीं है। पहले 10 क्लासों में आपने बुक को सोचना भी नहीं है। पहले 10 क्लासों में से एग्जाम्पल्स को आपने बिल्डअप करना है। माइंड में एक सिर्फ मैप क्रिएट करना है, हम बातें क्या कर रहे हैं। जो बातें कर रहे हैं इसको अच्छे तरीके से आपने समझना है, इसको अच्छे तरीके से समझना है। और बेशक आप अपने रिकॉर्डर ऑन करके रिकॉर्ड कर सकते हैं। जहां पे आपको ना समझ आ रही हो आप उसमें एग्जाम्पल्स को रिट्रीव कर सकते हैं। जो एग्जाम्पल्स मैं दूंगा, मेरा ये मानना है और मेरा ये क्लेम है अल्हम्दुलिल्लाह कि जो मैं एग्जाम्पल्स देता हूं उसमें से 80% पेपर में टेस्ट होती हैं। क्योंकि मैं जो बातें करूंगा आपके साथ वो प्रैक्टिकली जो रियल लाइफ के अंदर सिनेरियोज होते हैं, मैं उनके ऊपर आपको डिस्कस कर रहा हूँ कि ये क्लाइंट था, उसके ऊपर ये प्रॉब्लम है। मैं क्लाइंट का नाम नहीं डिस्क्लोज करूंगा आपको, लेकिन मैं उसका अकाउंटिंग इशू जरूर डिस्कस कर दूंगा आपके साथ। मैं ऑडिटर से ज्यादा अकाउंटेंट अच्छा हूं, मतलब क्योंकि मैं आईएफआरएस की इंप्लीमेंटेशंस को देखता हूं।
तो मैं IFRS के जो कोर इश्यूज होते हैं उसके ऊपर बात कर रहा हूँ यहाँ पे आप लोगों के साथ। तो वो एग्जांपल्स पेपर में टेस्ट होती हैं, ये मैं कुछ एग्जांपल्स जब आगे जाके पढ़ेंगे तो मैं एग्जांपल दूंगा, बाद में आप पास में जाके देखिएगा, उसमें ढेरों ढेर सवाल मिलेंगे उस तरह के आपको। अच्छा, अभी हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो किसके बारे में करने जा रहे हैं जी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखिए, मैंने कोई ऐसी बात नहीं करनी ऑडिट का मीनिंग क्या होता है, ऑडिट की डेफिनेशन क्या होती है, वो एक बुकिश बातें हैं। प्रैक्टिकल जब समझ आ गई ना तो यही ऑडिट है। एग्जामिनेशन ऑफ द बुक्स, अब भाई क्यों एग्जामिनेशन ऑफ द बुक्स, रीजन बिहाइंड इज एग्जामिनेशन ऑफ द बुक, ये रीजन है। ठीक है, तो अब आपको प्रैक्टिकली चीजों को समझना है, थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर आपका ज्यादा नहीं आता। ठीक है जी, हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। कितनी होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? 1 2 3 4 5 5 6 6। हाँ जी, जो बच्चे कहते हैं 5 वो हाथ खड़ा करें, सारे ही 5 पे हैं। हाँ, छठे जो कहते हैं 6 भी कोई स्टेटमेंट होती है वो अपना हाथ खड़ा करें। हाँ भी कौन सी होती है बताओ? ये देखिए, इसने कहा कि उस्ताद ने सवाल ऐसा कर दिया है कि जिसमें एक्सेप्शन क्रिएट कर दी है, तो एक्सेप्शन विल बी द आंसर। ऐसी बात नहीं है बेटा, 6 स्टेटमेंट्स होती हैं। कितनी स्टेटमेंट्स होती हैं? 6। हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। पहली है जी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, दूसरी क्या है? स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम, तीसरी क्या? स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, चौथी क्या? स्टेटमेंट ऑफ, ठीक है जी, पांचवी क्या जी? और छठी क्या होगी फिर? ओपनिंग बैलेंस शीट oblique statement of financial position in case of error oblique change in accounting policy। देखें, जब आपने IAS 8 किस किस बच्चे ने पढ़ा हुआ? सब नहीं पढ़ा हुआ, तकरीबन सब ने पढ़ा हुआ है। जब IAS 8 में एरर को आप करेक्ट करते हैं या आप अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज करते हैं, तो उसकी वजह से आप क्या करते हैं? रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट करते हैं। क्या करते हैं? रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट करते हैं। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? कि भाई जो आपके बैलेंसेस आ रहे हैं वो पैरेलल कंपेरेबल होने चाहिए। अकाउंटिंग पॉलिसीज आर कंसिस्टेंटली अप्लाइड, इन जो एक साल में अप्लाई की जाए वही अगले साल में अप्लाई की जाती है। एंड व्हेन देयर इज अ चेंज देन वी हैव टू चेंज द प्रीवियस ईयर एज वेल। क्यों? क्योंकि कंसिस्टेंट करना होता है हमने अपनी इंफॉर्मेशन को। तो फिर 3 कॉलमर बैलेंस शीट बनती है। आपने नोट किया होगा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इक्विटी में भी एक एज प्रीवियसली रिपोर्टेड इंपैक्ट ऑफ रिस्टेटमेंट और फिर रिस्टेटेड बैलेंस आता है। इसी तरह से बैलेंस शीट के कितने कॉलम्स बन जाते हैं? 3 कॉलम बन जाते हैं। बैलेंस शीट के कितने कॉलम बन जाते हैं? 3। तो जो तीसरा कॉलम होता है वो क्या होता है? आपका ओपनिंग बैलेंस शीट होती है। बात समझ आ गई? ये क्लियर? ये यहां तक बात क्लियर हुई? तो ये छठी स्टेटमेंट है। IAS 1 में जाके देख लीजिएगा, IAS 1 के अंदर ये लिखा हुआ है। IAS भाई छठी स्टेटमेंट पे किसी को नॉलेज में एडिशन हुआ? ठीक हो। अब अगर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की बात की जाए तो इसमें क्या क्या चीजें आती हैं जी? इसमें नॉन करंट एसेट्स होते हैं, करंट एसेट्स होते हैं, फिर आपकी इक्विटी होती है, नॉन करंट लायबिलिटी, फिर करंट लायबिलिटी, और एक और भी फेस के ऊपर एक और चीज भी आ रही होती है, उसका नाम कुछ होता है इस तरह से, कंटीजेंसी एंड कमिटमेंट्स। ये पढ़ा आपने? ये बैलेंस शीट के ऊपर आ रही होती है, कभी देखी है आपने? नहीं देखी आज तक? क्लास में प्रोजेक्टर लगा हुआ है? लगा हुआ है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेरे पास इसका नहीं है। एक फेस ऑफ द बैलेंस शीट के ऊपर क्या आता है जी? कंटीजेंसी एंड कमिटमेंट आ रही होती है। अच्छा मुझे बताएं, ऑन बैलेंस शीट और ऑफ बैलेंस शीट में क्या फर्क होता है? देयर आर 2 कॉन्सेप्ट, ऑन बैलेंस शीट और ऑफ बैलेंस शीट। क्या चीज? आवाज नहीं आ रही छोरा, ऊंचा बोल। तो ऑफ क्या होगा फिर? ऑन को ऑफ कर दिए, बटन को ऑन किया, ये ऑन बैलेंस शीट, ऑफ किया ऑफ बैलेंस शीट।
यही है एग्जांपल, यही है, बिल्कुल सही बात है। ऑन बैलेंस शीट जो बैलेंस शीट के ऊपर रिकॉर्डेड है, जो बैलेंस शीट के ऊपर रिकॉर्डेड है, जिसकी अकाउंटिंग एंट्री कंप्लीट है, जिसकी जेई पोस्टेड है, जिसकी जर्नल एंट्री पोस्टेड है, वो पोस्टिंग के थ्रू जर्नल लेजर में गया, वहां से ट्रायल में गया, वहां से फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिपिक्ट हो गया। दिस इज कॉल्ड द ऑन बैलेंस शीट, दिस इज कॉल्ड द ऑन बैलेंस शीट। और एक वो चीज होती है जिसकी अकाउंटिंग एंट्री नहीं होती। फॉर एग्जांपल, किसकी अकाउंटिंग एंट्री नहीं होती लेकिन आप अकाउंटिंग में पढ़ते जरूर हैं? क्यों? ओपनिंग बैलेंस के आप बगैर जेई के आगे हैं। आप ट्रायल बैलेंस को जब क्लोज करते हैं तो अगले साल में ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस को ट्रांसफर करते हैं ओपनिंग बैलेंस के तौर पे। और यार इसमें भाई मेरे अकाउंटिंग की बेसिस ही नहीं है आप लोगों की। इधर देखो, यहां पे था ओपनिंग बैलेंस, ये बना क्लोजिंग बैलेंस, तो यहां पे ओपनिंग क्यों लिखा है? क्या चीज? एंट्री तो हुई, आपने जीएल क्लोज किया, उसको अगले साल में लेके गए, अकाउंटिंग एंट्री तो पास हुई है ना। वैसे तो नहीं है अकाउंटिंग एंट्री पास ना हुई हो भाई। आपने कंटीजेंसी पढ़ी है? कंटीजेंसीज होती हैं कुछ, कंपनी के ऊपर लीगल केसेस होते हैं, पढ़े? कहां पढ़े? अब किस किस बच्चे ने आज 37 पढ़ा हुआ है? आप लोगों को लीगल केस का नहीं पता? कैसी बातें कर रहे हैं यार। अच्छा मुझे बताएं, कौन से ऐसे लीगल केस होते हैं जिनको बुक्स में रिकॉर्ड करना होता है? जिनकी वो तो ठीक है, उसके अलावा भी कुछ कंडीशन क्या? कितने परसेंट ज्यादा हो? 50% से ज्यादा से क्या कहते हैं? प्रोबेबल, पॉसिबल। तीन तरह के नाम होते हैं ना, एक होता है पॉसिबल, एक होता है, और तीसरा क्या होता है? वर्चुअली सर्टेन। हाँ जी, कोई तीनों में डिफरेंस बता दे बच्चा जिसने आज 37 पढ़ा होगा। 85% किस में होता है? 80 होता है। और भाई 95% होता है। ग्रेटर देन 95% चांस हो अकर होने के, तो उसे क्या कहते हैं? वर्चुअली सर्टेन। ग्रेटर देन 50% वो क्या होता है? प्रोबेबल। और लेस देन 50% क्या होता है? ये रिकॉर्ड होती है बुक्स में, ये रिकॉर्ड होती हैं, ये रिकॉर्ड होती हैं। तो जो पॉसिबल ऑब्लिगेशंस हैं, अगर वो क्या हो, अगर मटेरियल हो, भाई समझ, ये बात समझ आ रही है? आपको नहीं समझ आ रही? नहीं आई, आपको भी नहीं आई समझ? नहीं आई, देखो मुझे पता है नहीं आई समझ। आपने FAR2 भी नहीं शुरू किया होगा, आपने अभी आज 37 नहीं पढ़ा होगा। मैं अभी क्योंकि गलत डिस्कशन स्टार्ट होगी, मैंने सोचना थोड़ा नॉलेज टेस्ट करता है, आप परेशान ना हो, इसके ऊपर हम पूरी क्लास करेंगे। सिर्फ मैं बता देता हूं, देखें, आपको अगर कोई कहे कि भाई 50% चांस है आपको ये केस आपके खिलाफ हो जाएगा, और एक बंदा कहे कि 50% से कम चांस है, थोड़े चांस है कि केस आपके खिलाफ हो जाएगा, रिस्क किस में ज्यादा है? जिसमें 50% से ज्यादा है उसमें रिस्क ज्यादा है, 50% से कम में रिस्क नहीं है। कहता है अगर 50% से कम रिस्क हो आपका केस के बारे में, लीगल केस के बारे में, कंटेंजेंट लायबिलिटी के बारे में, ये कंटेंजेंट लायबिलिटी तो पता ही होगी, FAR1 पढ़ी है यार? वैसे ये पढ़ा होना चाहिए ना, कंटेंजेंट एसेट पढ़ा है। अच्छा, अगर आपको केस चल रहा है और उसके चांस 50% से कम है तो आप उसकी प्रीवियन बुक ना करें। और अगर आपको लगता है कि मेरे खिलाफ केस आ जाएगा और केस के चांसेस कितने हैं? 50% से ज्यादा, तो फिर बुक्स में क्या कर लें? रिकॉर्ड कर लें। अच्छा अब देखें, अगर बुक्स पे रिकॉर्ड हो गया तो ऑन बैलेंस शीट, अगर बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हुआ तो ऑफ बैलेंस शीट, अगर बुक्स में रिकॉर्ड हो गया तो ऑन बैलेंस शीट, और अगर बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हुआ तो ऑफ बैलेंस शीट। ऑफ बैलेंस शीट का डिस्क्लोजर होता है। क्या होता है? डिस्क्लोजर, सिर्फ डिस्क्लोज होती है, यानी अकाउंटिंग एंट्री नहीं पास होगी, सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम उसको डिस्क्लोज कर देंगे। भाई आपको नहीं समझ आई? आ गई है? क्लियर है? मिस आपको नहीं समझ आई? थोड़ी थोड़ी सही समझ आ गई है? R2 पढ़ी आप लोगों ने? पढ़े आप R2? भाई पढ़ो ना। देखें ये पहली क्लास होती है ना, मैं इसमें असेसमेंट कर लेता हूं। तीसरी क्लास में मैं बता दूंगा किसका पेपर पास होना किसका नहीं। सही बता रहा हूं मैं आप लोगों को। पहली क्लास में मैं असेसमेंट करता हूं, तीसरी क्लास में मुझे ना आइडिया हो जाता है किस बच्चे का पेपर पास हो जाना किसका नहीं होना। क्या चीज? ऑडिट। देखें अगर अकाउंटिंग अच्छी नहीं है, अगर अकाउंटिंग अच्छी नहीं है, ऑडिट पास नहीं होगा।
अगर अकाउंटिंग अच्छी है तो ऑडिट यूं करके पास हो जाएगा, गारंटेड, लिख कर दे देता हूं। जिसकी अकाउंटिंग अच्छी है उसका ऑडिट रुकता ही नहीं है। तो ऑडिट बेसिकली है क्या? उस अकाउंटिंग का एग्जामिनेशन। अगर आपका अकाउंटिंग अच्छी आती है तो आप अच्छे ऑडिटर भी हैं, और अगर आपको अकाउंटिंग अच्छी नहीं आती तो आप अच्छे ऑडिटर भी नहीं है। एनीवे जी, ऑफ बैलेंस शीट ऑन बैलेंस शीट का आई होप सो डिफरेंस समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया तो आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, चैट जीपीटी को ओपन करें, चैट जीपीटी पे जाके लिखें व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑन बैलेंस शीट एंड ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स इन रिलेशन टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो आपको डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग दे देगा। बेटा आप आपके लिए तो इंफॉर्मेशन की एक्सेस कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप तो टेलर्ड मेड अपनी मर्जी से आंसर्स ले सकते हैं। आप आई गैप का सोल्यूशन दें चैट जीपीटी को, आंसर क्वेश्चन दें जो भी रिसेंट अटेम्प्ट आई है, वो उसका सोल्यूशन आपको बना के दे देगा। टेक्नोलॉजी को यूज करें ना। अगर आपको लगता है कोई एमसीक्यूज पेपर में आया था, आपको नहीं उसका आंसर आता, आप लिख कर दें उसको एमसीक्यूज, आपको एमसीक्यूज का आंसर बता देगा। तो बात क्या है कि टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे तो आपके इंफॉर्मेशन में इनहैंसमेंट होगी। जितनी अच्छी इंफॉर्मेशन में इनहैंसमेंट होगी, इतनी अच्छी आप डिसीजन मेकिंग अच्छी कर सकते हैं, और जितनी अच्छी आप डिसीजन मेकिंग करेंगे उतना जल्दी पेपर भी आपका पास हो जाएगा। ये किताबी बातें नहीं है, अभी हम किताबी बातें कर ही नहीं रहे, किताबी बातें हम करेंगे भी नहीं। पूरा सेशन इंशाल्लाह गुजरेगा और आपको किताबी बातें नजर नहीं आएंगी। हम सिर्फ प्रैक्टिकली एग्जांपल्स के ऊपर चलेंगे और उन एग्जांपल्स को हम किताबी बातों के साथ लिंक करेंगे कि भाई किताबी बात ये लिखी हुई है, इसका मतलब क्या है। जब मतलब पता होता है तो उसको लिखना आसान होता है। अगर आज अभी मैं कहूं कि 5 नंबर का पेपर में सवाल आ जाए, आप लिखें व्हाट इज ऑडिट, तो आप, मैं गारंटी से कह सकता हूं जितने क्लास में बच्चे बैठे सारे के सारे 5 नंबर का यहां से लिख लेंगे व्हाट इज ऑडिट। ये एग्जांपल से ज़हन में होनी चाहिए, बातें हमने क्या की, समझ आ रही है ना बात की। ऊपर से तो नहीं गुजरी भाई, बोर तो नहीं हो रहे आप लोग। कोई ऐसा बच्चा इसको नींद आ रही हो, नींद आ रही है, आगे इधर आके बैठो, कोई बात नहीं आप आ जाओ, यार जगह दो भाई। अब ये आइंदा से आपने हमेशा इधर ही बैठना है, और मैं ये इंशाल्लाह इंश्योर करूंगा कि आप इधर ही बैठें। एनीवे जी, हम डिस्कस कर रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नॉन करंट एसेट्स होते हैं, करंट एसेट्स होते हैं, इक्विटी होती है, नॉन करंट लायबिलिटीज होती हैं और करंट लायबिलिटीज होती हैं। एंड देयर आर सर्टेन कंटीजेंसी एंड कमिटमेंट्स जिसका डिस्क्लोजर होता है, जिसके बारे में अकाउंटिंग एंट्री पास नहीं होती। नॉन करंट एसेट्स पे कौन सा स्टैंडर्ड लगता है? बस 38 और 40 41 करंट एसेट्स में कौन कौन से लगते हैं? जनरल सारे नहीं हो, सिर्फ मैं देखना चाह रहा हूं कि करंट एसेट और नॉन करंट एसेट की डेफिनेशन भी पता है या नहीं पता। अच्छा जी, IS2, फिर डेटर्स कौन से स्टैंडर्ड में आते हैं? हंसना नहीं है, हंसना मन है, मैं सारों को बेइज्जत कर दूंगा। डेटर्स कौन से स्टैंडर्ड में आते हैं? उसमें IFRS 15 और 9 में। IFRS 15 और 9 फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट है ना? पता नहीं फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन पढ़ी या नहीं पढ़ी? पढ़ी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आनी जी, और बोलें। और भाई IS 41 बायोलॉजिकल एसेट होते हैं ना? बायोलॉजिकल एसेट का एक पोर्शन होता है करंट और दूसरा कौन सा होता है? तो IS 41 नहीं आएगा दोबारा यहाँ पे। अच्छा, फिर और ऊपर कौन सा लिखा हमने? 40 को शॉर्ट इन्वेस्टमेंट किसने कहा है? आपने कहा? आपने कहा? हाँ, IS 40 किस चीज के बारे में है? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या होती है? और रेंटल पर्पसेस के लिए मिक्स भी हो सकती है। अगर मिक्स हो तो फिर क्या करते हैं? वो जो अपॉर्चुनिमेंट करते हैं, अगर जो उसका मेजर पोर्शन जो है वो 16 के लिए हो तो उसको IS 16 में लेके जाएंगे, और अगर रेंटल गुड। अच्छा, IS 40 का IS 2 के साथ कोई तल्लुक होता है? ऐसा कोई ट्रांसफर हो? वेरी गुड। तो आता तो है यार, काके क्यों परेशान हो रहे हो? पे नींद तो नहीं आ रही? आप अभी भी आ रही है? चलो अब अगला जो है ना वो इंशाल्लाह एप्लीकेशन करते हैं। एनीवे, आप देखें एग्जांपल के तौर पर, जब आप ऑडिट कर रहे होंगे
तो आपको इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की क्या होनी चाहिए? ग्रिप होनी चाहिए। I-16 को किस तरह से यूज किया जा सकता है व्हाइल कंडक्टिंग द ऑडिट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट? क्या जेन्युइन फैक्टर आता है? देखें ना, अब आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव? इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एवेल्युएट करना। क्या एवेल्युएट करना? कि ये सेट प्रिंसिपल्स के मुताबिक या जो रूल्स हैं जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के लिए अप्लाई किए गए हैं उसके मुताबिक ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने हैं या नहीं बने। दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। अब आप प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को आपने सिलेक्ट कर लिया। किसको सिलेक्ट किया जी? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में कौन से इश्यूज डिस्कस होते हैं? वेरी गुड। पहला इन्होंने कहा जी कि किसी अमाउंट को कैपिटलाइज करना है या एक्सपेंस आउट करना है। वेरी गुड। डेप्रिसिएशन ठीक है या नहीं है? और जी एक मिनट स्लो, मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। मिस आप बताएं। वेरी गुड। मैं जिससे पूछूंगा वो बता दे। अब मुझे पता है आप सबको आता है माशाल्लाह, आप सारे लाइक फाइक अच्छे बच्चे हैं। जी और कौन सा इशू आता है आपने? इंपेयरमेंट तो I-16 में नहीं कवर हो गया। नहीं ठीक है, इंपेयरमेंट पीपी पे तो होती है। और इसके अलावा जी रिकग्निशन में आ गया ये वाला। पीपी में देना है कोई गलत चीज को क्लासिफाई नहीं कर। वेरी गुड। क्लासिफिकेशन, इसके ऊपर कौन सा स्टैंडर्ड है? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। क्लासिफिकेशन में वही आएगा ना कि कहां पे आपने करना है, और इसके ऊपर कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क होगा। अच्छा अब देखें, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का जब ऑडिट करना है, इसमें आपने कोई अमाउंट कैपिटलाइज हो रही है उसकी वैल्यूएशन करनी है, उसकी डेप्रिसिएशन को वैल्यूएट करना है कि डेप्रिसिएशन ठीक है या नहीं, रिवैल्यूएशन को ठीक तरीके से इनकॉर्पोरेट किया गया या नहीं किया गया उसको देखना है, इंपेयरमेंट तो नहीं है किसी एसेट के अंदर उसको देखना है, क्लासिफिकेशन को देखना है। फिर इसके अलावा और भी कुछ होता है, डिस्पोजल उसकी ठीक तरीके से हुई या नहीं हुई। अब डिस्पोजल के लिए क्या क्या होती हैं रेलिवेंट चीजें? डिस्पोजल के लिए आपकी कैरिंग वैल्यू होती है, सेल प्रोसीड्स होती हैं, अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन होती है, और उसके ऊपर गेन या लॉस होता है। अब आपने इन हर फैक्टर को डिफरेंटली एवेल्युएट करना है कि भाई जब आपने गेन, मैनेजमेंट तो कहेगी मैंने भाई 100 मिलियन का गेन लिया है डिस्पोजल ऑफ एसेट के ऊपर। अब आपका क्या ऑब्जेक्टिव है कि 100 मिलियन है या नहीं है? 100 मिलियन है या नहीं? आपने क्या करना है? इस चीज को एवेल्युएट करना है। इस चीज को एवेल्युएट करने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे? आपको उसकी कॉस्ट का पता होना चाहिए, कॉस्ट के बाद कैरिंग वैल्यू का पता होना चाहिए। कॉस्ट से कैरिंग वैल्यू में आने के लिए क्या होता है? लेस अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन होती है। अब अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होती है? अकोमुलेटेड ओवर द टाइम। फॉर एग्जांपल मैंने 5वें साल में एसेट को सेल किया तो पहले साल की डेप्रिसिएशन जमा, दूसरे साल की डेप्रिसिएशन जमा, तीसरे साल की डेप्रिसिएशन जमा, चौथे साल की जमा, 5वें साल की। और 5वें साल की किस दिन तक? डेट ऑफ डिस्पोजल तक। और पहले साल की फ्रॉम विच डेट? व्हाइल एसेट इज अवेलेबल फॉर यूज। व्हेन एसेट इज अवेलेबल फॉर यूज, जिस दिन एसेट अवेलेबल फॉर यूज हो उस दिन से लेकर टिल द डेट ऑफ डिस्पोजल ऑफ द एसेट उतनी डेप्रिसिएशन को आपने क्या करना है? भाई जमाइयां आ रही हैं, उठ जाओ, इधर आओ यार, आगे आगे हो जाओ थोड़ा, कल से यहीं बैठोगे। तो आपने डेट फ्रॉम व्हेन द एसेट वाज अवेलेबल फॉर यूज टिल द डेट ऑफ डिस्पोजल आपने उसकी क्या की? अकोमुलेट कर लें डेप्रिसिएशन को। जब आपने अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन को वैल्यूएट कर लिया तो अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट क्या हो गया? ठीक। फिर उसके बाद क्या होता है? कॉस्ट में से अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस करना है, और माइनस करने के बाद रिजल्ट किसके बराबर आना चाहिए? कैरिंग वैल्यू के बराबर आना चाहिए। सेल प्रोसीड्स पे क्या करेंगे जी? आप बताएं, सेल प्रोसीड पे क्या करेंगे? कहां से? नहीं वो तो करेंगे सेल प्रोसीड को। अब मैनेजमेंट कहते हैं मैंने 150 मिलियन का जो है वो सेल प्रोसीड की है, 150 मिलियन पे क्या काम करेंगे? सेल इनवॉइस किस चीज की होगी? देखो आपका मेरा एक एग्रीमेंट हुआ, मैं आपको ये चेयर बेचनी है। क्या बेचना है जी? ये चेयर बेचनी है आपको। अब आप आए मेरे पास, मैंने कहा जी 2000 की चेयर आप दें 2000 पे। अब आपने क्या किया होगा? 2000
किसी बैंक अकाउंट में दिए होंगे ना, तो कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसे आए तो वहां से जाके चेक हो सकता है, हो सकता है ना। तो भाई 2000 कहां से चेक कर लिए? बैंक स्टेटमेंट से जाके। सेल प्रोसीड का कंपोनेंट क्या हो गया? वेरीफाइड। आगे चलें, अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन को आपने क्या किया? चेक कर लिया, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी इसकी चेक कर ली, रिकैलकुलेट कर लिया। क्या कर लिया? रिकैलकुलेट कर लिया। गेन लॉस के लिए क्या किया आपने? कैरिंग वैल्यू वर्सेस सेल प्रोसीड्स। तो जो डिफरेंस था वो क्या था? गेन या लॉस। अब अगर आपने कैरिंग वैल्यू को वैल्यूएट कर लिया है, सेल प्रोसीड्स को वैल्यूएट कर लिया है, तो फिर क्या करना? आपने कैरिंग वैल्यू में से सेल प्रोसीड्स को माइनस करना है, तो गेन या लॉस आ जाएगा। अब अल्टीमेट हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था? हमारा जब ये काम कर रहे थे तो हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव थे ज़हन में। वो ज़हन में ऑब्जेक्टिव क्या थे? सबसे पहले ये था कि जो गेन या लॉस हमारी बुक्स में आ रहा है वो ठीक है भी या नहीं। फिर हमारे ज़हन में ये रिस्क था कि जो एसेट हमारी बुक्स में से चले गए हैं, जो एसेट्स डिस्पोज ऑफ हो गए हैं, क्या उसकी डेप्रिसिएशन को रोका गया या नहीं रोका गया? देखा ना, मैंने अगर ये चेयर दे दी है, ये चेयर बेच दी है, आपको किसको बेची थी? मैंने ये चेयर आपको बेची थी। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला को ये चेयर मैंने बेच दी, अब्दुल्ला को चेयर बेच दी। अब जाहिर बात है मेरी बुक्स का सेट नहीं रहा, ये मेरी बुक्स में से क्या होना चाहिए? निकलना चाहिए। तो मेरी बुक्स में से एसेट निकला या नहीं निकला? अगर निकल गया तो उसकी डेप्रिसिएशन स्टॉप हुई या नहीं हुई? ये सारे मेरे ज़हन में क्या चाह रहे थे? रिस्क चाह रहे थे। और मैंने इन रिस्क के अगेंस्ट क्या किए? आपने ऑडिट प्रोसीजर्स को डिजाइन किया। आप बताएं, इसमें कोई ऑडिट की चीज है? ये ऑडिट की चीज है इसमें? नहीं है। ये क्या है? सारी अकाउंटिंग है। और मैं जानता हूं अगर पेपर में आप ये आ जाए पेपर में कि आप 5 नंबर का सवाल आ जाए कि डिजाइन प्रोसीजर ऑन एसेट डिस्पोजल, अगर आप ये बातें लिख देंगे ना तो मैं गारंटी से कह सकता हूं 5 बेटा 5 नंबर है। तो याद करने की जरूरत है? कुछ रट्टा लगाने की जरूरत है? तो पहला असूल क्या है? देयर इज नो क्रैमिंग इन ऑडिट 99%। 99% ऑडिट में क्रैमिंग नहीं है। अगर आप ये चीज अपने ज़हन में बिठा लेंगे और इस तरीके से लेके चलेंगे, आई एश्योर यू कि इंशाल्लाह पेपर पास कर लेंगे। ठीक है, ऑडिट में क्रैमिंग नहीं है। दूसरी बात क्या है? एक अच्छा अकाउंटेंट ही एक अच्छा ऑडिटर है। तो जिसकी अकाउंटिंग अच्छी नहीं है वो क्या करे? अकाउंटिंग के ऊपर फोकस करे, ऑडिट खुद हो जाएगा। अभी हम आगे चलते हैं। अब दूसरा एस्पेक्ट क्या हमने डिस्कस किया था? कैपिटलाइजेशन या एक्सपेंस आउट। आपके ज़हन में रिस्क क्या है? प्रॉब्लम क्या हो सकती है? क्या चीज? देखें, कुछ एक्सपेंस हो रहा होगा, उसको कैपिटलाइज कर दिया होगा। ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है इस काम को करने के पीछे? या सोचो ना भाई, एक मिनट, कोई बच्चा बोलेगा नहीं, कोई बच्चा बोलेगा नहीं, आप बोलेंगे। अगर एक कंपनी है, मिस ने कहा कि कंपनी ने एक फैन परचेज किया और इस फॉर एग्जांपल के इसको एक्सपेंस आउट होना चाहिए था, ये मेरा कैपिटलाइजेशन का क्राइटेरिया मीट नहीं करता था। ये एग्जांपल ले लो, चलो ये फिर भी कैपिटलाइज्ड है। मैंने ये मार्कर लिए, ये मार्कर क्या होने चाहिए? इनका यूज क्या है? फॉरेन इंस्टेंट यूज है ना, तो क्या हो जाना चाहिए इसको? अगर तो स्मॉल हो गया तो एक्सपेंस हो जाना चाहिए, अगर फ्यूल डलवाया है स्मॉल हो गया तो क्या हो जाए? एक्सपेंस आउट होना चाहिए। मैं इसको क्या कर लेता हूं? कैपिटलाइज। रिस्क क्या है? प्रॉब्लम क्या हो सकती है फाइनेंशियल्स के ऊपर? एक एक्सपेंस को रिकॉर्ड ही नहीं किया, ये प्रॉब्लम है। एक्सपेंस को जब रिकॉर्ड नहीं करते तो क्या होता है? प्रॉफिट ओवरस्टेट हो जाता है। प्रॉफिट ओवरस्टेट होता है तो सीएफओ को क्या मिलनी है? सीएफओ को क्या मिलना है? सीएफओ को क्या मिलना है? और भाई हमने यहां क्या डिस्कस किया था? जो कंपनी का सीएफओ है, इसको आप एक्टिव लिसनर नहीं होके बैठे, उठो यहां से, आगे आओ। नहीं, मैं पता है, मैं जिनको बुला रहा हूं ना, ये इधर ही बैठेंगे, फिर अगली क्लास में देखिएगा इंशाल्लाह इंपैक्ट अच्छा आएगा। मैंने क्या कहा था कि मैंने एक्टिव लिसनर जो बच्चा नहीं होगा मुझे पता चल जाता है, अगली बार ये आपकी है। देखा, अब मोबाइल में ही भूल गया। अच्छा नहीं हो जी। अब देखें, सीएफओ को क्या मिलना है? होंडा सिविक। सीएफओ क्या मिलनी है? क्यों मिलनी है? अगर कंपनी प्रॉफिट अचीव करेगी तो फिर मिलेगा, अगर कंपनी प्रॉफिट अचीव करेगी तो होंडा सिविक मिलेगी। अब सीएफओ साहब के ज़हन में क्या बात है? एक्सपेंस को कम करना। अब एक्सपेंस को कम करना तो क्या करेंगे? या तो उसको कैपिटलाइज कर लेंगे या उसको रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे। अब देखिए आपके ज़हन में अब एक चीज और एक बिल्डअप हो रही है, वो क्या है कि हाउ फ्रॉड कैन बी कमिटेड। अब नहीं देखें, ये समझ आ रही है ना आपको कि फ्रॉड किस तरह से होते हैं। आप देखें, आप अच्छे ऑडिटर बनेंगे ना तो फिर आपको सारे फैक्टर्स खुद ही
इनहेल हो जाएंगे, इनबिल्ट हो जाएंगे, आप समझना शुरू कर देंगे ऑडिट को, ठीक है। अब कैपिटलाइज नहीं करना क्योंकि कैपिटलाइज करना है क्योंकि मैंने एक्सपेंस को कम करना है, प्रॉफिट को इनहेंस करना है, ये रिस्क है। अब आप क्या करेंगे ड्यूरिंग द पीरियड जो एडिशंस हुई हैं उसका क्या करेंगे? सबसे पहले देखो ना, मैंने ये चेक करना है कि कोई अनऑथराइज चीज तो कैपिटलाइज नहीं हुई, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? सब एंट्रीज तो बड़ी आगे की बात है, एंट्री से पहले मैं कुछ लूंगा इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट से। वो इंफॉर्मेशन क्या होगी? परचेज की डिटेल, परचेज की डिटेल्स, परचेज की डिटेल्स, या जो मैंने एसेट कैपिटलाइज किया उसकी ब्रेकअप। फॉर एग्जाम्पल उसमें क्या क्या चीजें ब्रेकअप, आपने एसी कैपिटलाइज किया हुआ है, आपने प्रोजेक्टर कैपिटलाइज किया हुआ है, आपने बोर्ड कैपिटलाइज किया हुआ है, रोस्टम किया हुआ है, बेंच कैपिटलाइज किए हुए हैं, आपने किया क्या क्या है, आप पूरी मुझे इसकी वर्किंग दें। मैनेजमेंट ने आपको वर्किंग दी, घड़ियां भी आ रही हैं, मार्कर भी आ रहे हैं, पेन भी आ रहे हैं, उसमें सैलरीज भी आ रही हैं, उसमें अदर एक्सपेंसेस भी आ रहे हैं, उसमें ओवरहेड्स भी आ रहे हैं। अब आपके ज़हन में फौरी तौर पे सवाल आएगा कि यार ये चीजें क्या ठीक हैं या गलत हैं? आप सबसे पहले क्या करेंगे? उस सबसे पहले क्या ज़हन में सवाल क्या आएगा? जी आप बताएं, कहां आनी है, कहां नहीं आनी, इसका क्राइटेरिया कहां पे लिखा हुआ है? हाँ 16 में। I-16 क्या कहता है कैपिटलाइजेशन के बारे में? नॉन करंट एसेट को कैपिटलाइज करेंगे, नॉन करंट एसेट हो उसको कैपिटलाइज करेंगे, उसका क्राइटेरिया भी होगा पे या नहीं है? जो इंस्टेंट यूज किया है क्राइटेरिया क्या होता है? आप देखें, अगर इकोनॉमिक बेनिफिट 1 साल से ज्यादा का है उसके लिए फिर अब मैंने कहा ठीक है इकोनॉमिक बेनिफिट 1 साल से ज्यादा का है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा? जी आप बताएं, दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा? फिर इकोनॉमिक बेनिफिट तो हो गए, उसके बाद अगला सवाल क्या आएगा? इंपैक्ट नहीं, अभी लाइफ को छोड़ दें, अभी आपने ये एक आपने रोस्टम परचेज किया है, आपने इसको बुक्स में रिकॉर्ड करना है, आपके ज़हन में कौन कौन सी चीजें आएंगी इसको रिकॉर्ड करने के लिए? इसकी परचेज प्राइस क्या है, इसके ऊपर सेल टैक्स है या नहीं है, रिफंडेबल नेचर क्या है, नॉन रिफंडेबल नेचर क्या है, कोई डिस्काउंट तो नहीं मिला। अच्छा सेल टैक्स जो होता है, मैंने रोस्टम के ऊपर कोई 16% के हिसाब से सेल टैक्स दिया, क्या करूंगा सेल टैक्स को? जी आप बताओ भाई, आप बताओ, एक मिनट आ जाओ, जिससे पूछो बताए। यूज के लिए तो कैपिटलाइज करेंगे या सेल के लिए तो फिर क्या बात, क्या खूबसूरत बात की है, सही बात की है। देखो हम ये देखना है कि क्या हमें वो सेल टैक्स रिफंड होना है या नहीं होना। अगर तो सेल टैक्स हमें रिफंड हो जाना है तो फिर क्या करेंगे? अगर सेल टैक्स रिफंडेबल है फिर आप बताइए क्या करेंगे? आप ही हाँ, अगर रिफंडेबल है तो फिर क्या करेंगे? ऐड करेंगे कॉस्ट में। कस्टम ड्यूटी को क्या करते हैं? कस्टम ड्यूटी को क्यों ऐड करते हैं? कस्टम ड्यूटी होती क्या है सर? ये जो फॉरेन के मंगवाते हैं, इंपोर्ट वगैरह इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट पे कुछ हमें पे करना पड़ता है, कुछ पे करना पड़ता है। अच्छा हुकूमत पे कुछ और ही पे करते हैं, उसके अलावा क्या होता है? कस्टम ड्यूटी के अलावा भी कुछ चीज होती है, एक्साइज ड्यूटी, एफईडी कैपिटलाइज करते हैं अगर नॉन रिफंडेबल। तो बेसिक क्राइटेरिया क्या है? वो एक्सपेंडिचर्स जो रिफंडेबल नेचर के हैं, दे नेवर बीइंग पार्ट ऑफ द एसेट्स, वो एसेट का पार्ट नहीं बनते, चाहे इन्वेंट्री हो चाहे आपका प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट हो, सेम क्राइटेरिया। और जो आपके एक्सपेंसेस इस तरह के हैं जो रिफंडेबल नेचर के नहीं है, दैट विल बी द पार्ट ऑफ एसेट, दैट विल बी द पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ द एसेट। ये बेसिक क्राइटेरिया है। अब अगर ड्यूरिंग द पीरियड को एडिशन हुई है उसके ऊपर आपने ये क्राइटेरिया को क्या करना है? चेक करना है। फिर और क्या ज़हन में सवाल आएगा इसके अलावा? I-16 पूरा रिवाइंड करें। सबसे पहले क्या होता है? मेजरमेंट। मेजरमेंट के बाद क्या होती है? रिकग्निशन। रिकग्निशन के बाद क्या होती है? सब्सिक्वेंट रिकग्निशन। अच्छा अब देखें आपके ज़हन में क्या आएगा कि भाई एसेट अगर मैंने लिया है तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन स्टार्ट होनी चाहिए। जब एसेट डिस्पोज किया था तो क्या हो रहा था? एसेट मेरी बुक्स में से निकल रहा था। अब एसेट परचेज किया तो एसेट क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। तो अब जब एसेट मेरे बुक्स में ऐड हो रहा है
तो क्या होना चाहिए? एक्टिव नहीं बैठे हुए, एक्टिव नहीं, सोए नहीं हो रात को? पक्की बात है, पक्की बात है। हाँ जी, आप ही नहीं सोए क्यों? सहर के बाद सोते नहीं हो? सहर से पहले भी नहीं सोते? देखिए ये क्लास, देखिए ये कितना जरूरी है आपकी नींद पूरी होना, अदरवाइज क्लास में आप एक्टिव लिसनर नहीं होंगे, क्लास में एक्टिव लिसनर नहीं होंगे। और क्लास में अगर एक्टिव लिसनर नहीं है तो आई गारंटी यू पेपर पास नहीं होगा। अगर आप एक्टिव लिसनर नहीं है तो समझ ही नहीं आया। आज पूरी अगर मैं यहाँ पे किसी को बुला कहूँ वो एक्सप्लेन करे, तो जो बच्चा एक्सप्लेन कर लेगा उसका मतलब क्या है कि उसको समझ आ गया। जो एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, इवन अपने आप को एक्सप्लेन कर ले ना, इधर अपने आप को सेल्फ एक्सप्लेन करें कि जो हमने पढ़ा है क्या हम अपने आप को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। अगर एक्सप्लेन कर पा रहे हैं तो फिर क्लास में आने का ऑब्जेक्टिव क्या हुआ आपका? फुलफिल। और अगर आप अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे आज के जितने कॉन्सेप्ट्स हैं, तो फिर आज की क्लास का कोई ऑब्जेक्टिव आपका फुलफिल नहीं हुआ। और एक और बात याद रखनी है, अगर दरमियान में किसी जगह पे गैप आ गया तो फिर आगे गैप चलेगा। यानी अगर आप फॉर पहली क्लास के बाद दूसरी क्लास किसी ने मिस कर दी और वो क्लास में ना आया, तो मैं गारंटी देता हूं तीसरी चौथी पांचवी क्लास समझ नहीं आएगी, क्योंकि अभी हम बुक की कोई चीज नहीं पढ़ रहे। आपको बताने के लिए शायद पढ़ रहे हो, लेकिन बताने के लिए नहीं पढ़ रहे। आपके लिए बुक में कोई नहीं है इस वक्त, आपके लिए क्या है? जनरल नॉलेज है। मैंने कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन याद कराई अभी तक आपको? कोई चीज मैंने आपको रट्टा लगाने के लिए कहा है? इंशाल्लाह जब मैं आपको कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट एक एक लाइन पढ़ाऊंगा तो फिर आप खुद कहेंगे ये चीज तो हमने पढ़ ली है, लेकिन कॉन्सेप्चुअली पढ़ ली है। तो बेटा एक्टिव लिसनर होकर बैठना है। आज के दिन में ये 1 2 3 4 के बाद अभी इधर से मैंने सवाल भी कम किए हैं, तो 5 ये बच्चे 5 बच्चे मुझे थोड़े एक्टिव लिसनर नहीं लगे। एक्टिव लिसनर का मतलब क्या होता है? जो बात कर रहा हूं उसको उस दौरान आपके ज़हन में कोई और थॉट प्रोसेस नहीं होना चाहिए। जो बात हो रही है उसके ऊपर पूरा फोकस होना चाहिए आपका। और आज के बाद जब आप ऑडिट क्लास में आएंगे तो आप सारे ऑडिट के एटलीस्ट मैनेजर अपने आप को कंसीडर करेंगे, एटलीस्ट मैनेजर कंसीडर करेंगे, एटलीस्ट मैनेजर कंसीडर करेंगे। C5 के स्टूडेंट्स को मैं कहता हूं एटलीस्ट आपने पार्टनर कंसीडर करना है। इस लेवल पे आप एटलीस्ट मैनेजर कंसीडर करेंगे, ताकि आप उस एनवायरनमेंट में तो आए। जब एनवायरनमेंट में आएंगे तो चीजें खुद ही आपकी क्लियर हो जाएंगी। यहां तक बात समझ आई? एनीवे इसमें और फैक्टर्स भी हैं, इंपेयरमेंट का है, बाकी क्लासिफिकेशन का है, इस तरह की एक डिटेल डिस्कशन है। फिर अगर करंट एसेट्स में जाएं तो इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री में क्या पॉइंट्स होते हैं? लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी पे जाना चाहिए। एनआरवी क्या होती है? एनआरवी के बारे में पता होना चाहिए। सब्सिक्वेंट सेलिंग प्राइसेस होती हैं। अच्छा, अगर कोई कमिटमेंट हो, कमिटेड प्राइस का कॉन्सेप्ट पढ़ा आपने IS2 में? ये लड़के अकाउंटिंग कहां से पढ़ी है? इस बच्चे के कॉन्सेप्ट मुझे ना अभी तक डिस्कशन में ना कुछ बच्चों का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे लग रहे हैं। जिन्होंने एक्टिव लिसनर वहां पे रहे हैं उनको कॉन्सेप्ट्स का पता है, ठीक है? तो अपने कॉन्सेप्ट इधर भी इस तरह से रखने हैं। भाई कमिटेड प्राइस का कॉन्सेप्ट होता है, मैं कल बताऊंगा आपको, टाइम आज की क्लास खत्म हो गया। हमारी क्लास कल चलेगी इंशाल्लाह, और इन बेसिक्स के ऊपर ही चलेगी। अभी हम सिर्फ जनरल डिस्कशन करेंगे ऑडिट है क्या। तो ये पार्ट 1 है ऑडिट का, अभी पार्ट 2 होगा, और उसके बाद हम अपनी डिटेल डिस्कशंस को स्टार्ट करेंगे। पहले 10 to 15 लेक्चर्स में आपको बुक में से कोई चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये क्लास की एग्जांपल्स को जो पढ़ा है, जो डिस्कस किया है, इसको अंडरस्टैंड करना है। कल हम इनको डिस्कस करके आगे चलेंगे, हम इनकी क्वेश्चंस करेंगे, मतलब मैं आपसे सवालात करूंगा और फिर हम आगे अपनी अगली क्लास को कंटिन्यू करेंगे। यहां तक किसी का कोई सवाल है तो कर सकता है जी। अगर आपको जिनमें क्वेश्चन हैं, कोई एम्बिग्विटीज हैं, हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कौन सी बुक पढ़ेंगे, ये सारी बातें होनी है वैसे अभी, लेकिन अगर किसी का कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो कर सकते हैं जी। सर जिसने R2 नहीं अभी पढ़ा, अभी स्टार्ट किया है, कोई बात नहीं, अगर पढ़ रहे हो फिर मुश्किल नहीं है। अगर नहीं पढ़ रहे, देखिए मैं वैसे कह दूं आप लोगों को कि भाई आप जो है ना क्लास में बैठे रहे, सीधी सी बात है, जिस बच्चे की अकाउंटिंग अच्छी नहीं है उसको ऑडिट का सब्जेक्ट नहीं उठाना चाहिए। हाँ, अनलेस अनटिल है ही ऑप्शन ही ना हो, आपके आखिरी क्वालिफाइंग अटेम्प्ट फिर समझ आती है। अगर कोई बच्चा ऐसा बच्चा तो नहीं है क्लास में से FR1 भी नहीं पढ़ी अभी तक, कोई बच्चा नहीं है, तो चलो यू आर ऑल गुड टू गो। FR1 का नॉलेज एटलीस्ट होना बहुत जरूरी है, अकाउंटिंग का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। कुछ एडिशनल कॉन्सेप्ट्स होंगे वो मैं क्लास में करवा दूंगा। जो बच्चे FR1 पढ़े, FR2 नहीं पढ़े, तो IS 37 में क्लास में करवा दूंगा, IS 10 क्लास में करवा दूंगा। तो जो आपके एरियाज एडिशनल होंगे मैं क्लास में आपकी अकाउंटिंग भी करवा दूंगा, उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन एटलीस्ट अकाउंटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स, बेसिक प्रिंसिपल्स का आइडिया होना बहुत जरूरी है। अच्छा अकाउंटेंट एक अच्छा ऑडिटर होता है, ये बार बार मैं आपको समझा रहा हूं। तो जो अच्छा अकाउंटेंट नहीं है वो अच्छा ऑडिटर भी नहीं है। क्लास में क्या बन के बैठना आपने? एक्टिव लिसनर। आप सारे क्या हैं?
मिलके बोले आप सारे क्या हैं? ऑडिट मैनेजर्स हैं। ले जी आज की डिस्कशन को हम यहीं पे करते हैं कंक्लूड। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।